नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी एस्पिरेंट्स का DMR एजुकेशनल में हार्दिक अभिनंदन है एवं हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मेनली बात करने वाले हैं फैट के बारे में, क्योंकि अपना तो सीधा सिद्धांत है कि अब टाइम है नहीं और यथाशीघ्र स्टार्ट करते हैं। अपना तो सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि बिना टाइम वेस्ट करे, बिना लेक्चर दिए सीधे स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने से पहले बस 2 शब्द ज़रूर बोलता हूँ मैं, लेकिन वो चाहें आप मोटिवेशनल के तौर पे मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारी जो डेली रूटीन के बारे में, मतलब ये ख़ासकर चैनल से रिलेटेड इसके बारे में भी हो सकती है। जैसे कि मैं 2 मिनट ज़रूर बात करता हूँ। क्योंकि इससे आप लोगों के लिए भी पता चलता है कि पिछले क्या कर चुके हैं, आगे की हमारी प्लानिंग क्या है। बस इस चीज़ पर 2 शब्द होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बाकी अगर कोई कमेंट करके किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए कहता है तो वो बात अलग रहेगी। तो हमने फ्रेंड्स इससे पिछली क्लास में क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट वो कम्प्लीटली करा चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आज की ये जो क्लास है इसमें करने वाले हैं वसा, जिसे बोलते हैं फैट यानी कि वसा क्या होती है, इसके 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, वसा बनती कैसे है, इसमें कौन कौन से अणु होते हैं, और इसका जो पाचन होता है वो कौन से बंदों के टूटने से होता है, इन सब के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, ज़्यादा टाइम है नहीं और यथाशीघ्र स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेनली जो टॉपिक है वो है फैट। कौन सा है? फैट, राइट। बेसिकली हम बात करें कि फैट ये क्या होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनता है। भाई साहब, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इन्हीं अणुओं से मिलकर बनता है और फैट भी। तो भाई साहब, डिफरेंट कहाँ हुआ, अर्थात व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो दोनों में अंतर भी सुन लीजिए। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट में अणुओं की जो ऑक्सीजन के अणुओं की जो संख्या होती है, किसमें? फैट में ये मान लीजिए जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बोहाइड्रेट और ये फैट है, ये फैट और ये कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या वसा के अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होने से क्या मतलब है, यानी कि फैट के ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या है वो कम होगी, इसके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, मतलब इन दोनों की कंपेयर की जा रही है। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या? फैट। ठीक। और दूसरी बात कि इसमें लेकिन इसमें ऑक्सीजन के जो अणु हैं, ऑक्सीजन के अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम। ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। किसकी? फैट में यानी कि वसा में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा नहीं, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फैट का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है, यानी कि फैट बनता कैसे है। यानी कि जब ग्लिसरॉल, ठीक, जब ग्लिसरॉल के एक अणु से 3 फैटी एसिड, ध्यान रखना कि जब ग्लिसरॉल के
एक अणु के साथ, यानी ये ग्लिसरॉल समझ लीजिए, और ग्लिसरॉल के साथ जब ग्लिसरॉल के एक अणु, ध्यान रखना, ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फैटी एसिड, यानी कि एक ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 फैटी एसिड क्या करते हैं, आकर जुड़ते हैं, तब क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड, ये क्या हुआ, फैटी एसिड, यानी कि वसीय अम्ल क्या होते हैं, ये वसीय अम्ल, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल, ठीक है। यानी जब ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्ल जब आकर जुड़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या होता है भाई साहब, वसा का निर्माण होता है। किसका, वसा का निर्माण। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान रखिए। अब ये बात निकलती है कि जब ग्लिसरॉल के साथ क्या वसीय अम्ल जुड़ते हैं, तो ये किस माध्यम से जुड़ते हैं। जब ग्लिसरॉल के साथ वसीय अम्ल, यानी वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ किस माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं एस्टर बंध, एस्टर बंध। ये जो हैं, ये क्या हैं, ये ठीक है, ये क्या हैं, ये मेरे भाई ये एस्टर बंध ही तो हैं। ये क्या हैं, यही तो हैं एस्टर बंध, ठीक है। ये क्या हैं, ये सब एस्टर बंध ही तो हैं। और ये हो गया। अब नेक्स्ट सुन लीजिए कि इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से क्या होता है, इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से वसा का पाचन होता है, ठीक है दोस्तों, कि इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से वसा का पाचन होता है, ठीक है। इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से क्या होता है, वसा का पाचन होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि प्रोडक्शन कब होता है, किसका, वसा का, और उसका कंजम्पशन कब होता है। प्रोडक्शन तब होता है जब ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्ल आकर जुड़ते हैं, तब वसा का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्ल आकर जुड़ते हैं, तब फैट का निर्माण होता है। और ये जो वसीय अम्ल हैं ग्लिसरॉल के साथ जिस के द्वारा जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जिस माध्यम से जुड़ते हैं उसे एस्टर बंध कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से, कौन से, इन्हीं एस्टर बंधों के टूटने से क्या होता है, वसा का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो एस्टर बंध हैं ये मेन भूमिका निभा रहे हैं भाई साहब। ये किसका काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक प्रकार से रस्सी का काम। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह दूँ कि एक बच्चा मान लीजिए हो कोई, और मैं कह दूँ कि एक खंभे से, इस खंभे से इस बच्चे को बांध दो, ठीक है। इस बच्चे को बांध दीजिए इस खंभे के साथ, तो कैसे ये बंध जाएगा, नहीं, इसके लिए मेनली रस्सी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये जो रस्सी, अब मैं कहूँ इस जैसे ये रस्सी से बांध दिया, अब ये कब तक बंधा रहेगा, जब तक मैं ये रस्सी को खोल ना दूँ। अब मैं कहूँ कि इस बच्चे को मुझे रिलीज़ करना है, छोड़ना है, तो ये क्या करूँगा, मैं इससे कहूँ कि चला जा, भाई साहब ये नहीं जा सकता जब तक इससे रस्सी को नहीं खोलूँगा। तो ये रस्सी मेनली क्या है, ये एस्टर बंध का ही तो काम करेगी। ये एस्टर बंध का काम कौन कर रहा है, ये रस्सी का ही तो काम कर रहा है, एस्टर बंध यहाँ पर। यानी कि ये इनके मिलने से क्या हो रहा है, वसा का निर्माण हो रहा है। इनके मतलब टूटने से क्या हो रहा है, वसा खत्म हो रही है शरीर से। समझ में आया। यानी यहाँ से मैं रस्सी खोल दूँ तो बच्चा भाग जाएगा, सीधी सी बात है यार। तो ये तो हुई प्रोटीन के कि मतलब फैट कि फैट कौन कौन से अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, फैट का निर्माण कैसे होता है, फैट का पाचन किस प्रकार होता है, फैट कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉरी किसके माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। और आगे देख लीजिए कि 1 ग्राम वसा में 1
ग्राम वसा में ध्यान रखना कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो होती है 9 कैलोरी। ठीक है, यानी 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इतनी समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑन दिस बोर्ड, राइट। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो मैंने बता दिया फैट के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो। अब आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, जितना मैंने बताया उतना तो आपको कंफर्म पता ही होना चाहिए, और इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फ़ैट बेसिकली होता कितने प्रकार का है, कितने टाइप का होता है। तो भाई साहब ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है ये ध्यान रखना देख लीजिए कि सबसे पहले तो होता है सिंपल। कौन सा होता है? सिंपल या ट्रू फैट, राइट। और दूसरा होता है कंजुगेटेड फैट, कंजुगेटेड फैट। एंड तीसरे नंबर का होता है ड्राइड फैट। लो आरती स्टार्ट हो गई भाई साहब, आरती भी सुनते रहो। हमारे गांव के बहुत महान लोग हैं, कुछ हो या ना हो, गांव में तरक्की हो या ना हो, लेकिन मंदिर पे ये चीज़ तो ज़रूर ही बजनी है, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सी होती है? ड्राइड फैट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग। आरती के साथ में आप अगर पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम तो ना है भाई साहब? मैनेज कर लेना यार, मैं तो फ़िलहाल हर एक दिन ही मैनेज करता हूँ, आज मैनेज करने वाली आप लोगों की बारी है फिलहाल। इसे बोलते हैं सरल वसा। क्या बोलते हैं? सरल वसा। ठीक है, इसे बोलते हैं संयुक्त वसा। क्या बोलते हैं? संयुक्त वसा। और इससे बोलते हैं व्युत्पन्न वसाएं। कौन सी बोलते हैं? व्युत्पन्न वसा। ठीक है, राइट। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये सिंपल फैट क्या होती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मैंने सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन बताई थी फैट की, वो यही होती है। क्या होती है कि जब ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्ल जुड़ते हैं तब उसे सरल वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वसा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता चल गई। ये भी भाई साहब 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है ये भी देख लीजिए। एक तो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त वसा, दूसरी होती है असंतृप्त वसा। ठीक है, यानी कि संतृप्त और मतलब असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ठीक है, और इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अगर बात करें ये क्या होती है? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा। भाई साहब संतृप्त वसा क्या होती है, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और इसे बोलते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। ठीक है,
तो ये संतृप्त वसा जो होती है ये कौन सी होती है और ये क्या होती है, तो भाई साहब इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। पूरा चार्ट के माध्यम से एकदम बताऊंगा, अच्छे से टोटली समझ में आएगा, नो टेंशन, मज़े के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ो यार, मजे लो। क्या करना ज़िंदगी में है कुछ है। देखिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना कि सारी चीज़ें अच्छे से आपको बेसिक इसकी जो जानकारी है वो पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि मेनली फ़ैट की कितनी क्वांटिटी होती है और कितने प्रकार का फ़ैट होता है और कौन से प्रकार का फ़ैट किस काम में आता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें ये क्या होता है, सैचुरेटेड फ़ैट कौन से होते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट की बात करें हम तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो सामान्य ताप पर जो जमी हुई अवस्था में होते हैं, बेवसाएँ जो सामान्य ताप पर जमी हुई अवस्था में होते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैट कहते हैं, यानी कि संतृप्त वसाएँ कहते हैं। इनमें बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और यही कारण है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट की बात करें हम तो इसमें ये सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में होते हैं और ये सामान्य ताप पर कैसे द्रवित अवस्था में होते हैं, द्रवित समझ रहे हो ना, यानी कि पिघली हुई अवस्था में होते हैं। और इनमें हाइड्रोजन की मात्रा संतृप्त वसा की अपेक्षा कम होती है। कैसी? संतृप्त वसा की अपेक्षा कम होती है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाभदायक होते। भाई साहब मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि ये लाभदायक होते। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना कि लाभदायक और हानिकारक के बीच में एक और कड़ी होती है जिसे बोलते हैं न्यूट्रल। कि न्यूट्रल क्या होता है भाई साहब, जिसे हिंदी में बोलते हैं उदासीन, बिल्कुल, यानी कि ना तो अच्छा ना बुरा, ये जो बीच की पहलू है यही होता है उदासीन। ठीक है, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सामान्य ताप पर, इसकी बात करें तो हम ये है सामान्य ताप पर जमी होती है। भाई साहब इसकी बात करें हम, ठीक है, इसकी बात करें हम तो ये जमी हुई नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक। ये है हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक। कैसी होती है, हानिकारक होती है। ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक नहीं होती। इसकी बात हम करें तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा, इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है किसमें, सैचुरेटेड फैट में, यानी संतृप्त वसा में हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, एरो मैंने आपका जो लगा दिया है ये सैम्पल, इसका समझ लेना, सीधा सीधा मीनिंग है कि इसमें अधिक होती है। यानी तीसरे नंबर पे इसमें समझ लेना कि इसमें कम होती है। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये मैंने कंपैरिजन करके इसलिए लिखवाया है, एक दूसरे से कंपेयर कर करके, कि आपकी बुद्धि में एक ही बार में अच्छे से फिट हो जाए ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो आप लोग काफ़ी समझदार हो, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो दोस्तों क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर क्लियर नहीं है तो थम्स अप आपकी जगह डाउन कर दीजिए, थम डाउन, राइट। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ एक बार इससे मिटा करके। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज़ इससे नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं इससे आगे। आई होप आप लोगों ने इससे पहले जो भी मैंने करा दिया वो सब उतार ही लिया होगा, और इससे आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये चीज़, सारी चीज़ें पहले बता दी कि फ़ैट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिंपल फैट या ट्रू फैट, कंजुगेटेड फैट और ड्राई फैट। तो
इस चीज़ को मैंने इरेज इसलिए कर दिया क्योंकि जो भी पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो शायद बोर्ड पे नहीं आ पाए, लेकिन अब आई थिंक आराम से आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ जो मैंने पहले नंबर पे जो करवाया था सिंपल फैट, ठीक है, क्या था, सिंपल फैट करवाया था, ठीक है, या फिर ट्रू फैट। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने कितने 2 चीज़ों का के लिए देखा था, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो है संतृप्त वसा और दूसरी है असंतृप्त वसा, यानी कि सैचुरेटेड फैट। क्या है, सैचुरेटेड फैट, ठीक है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है फ्रेंड्स, यानी संतृप्त वसा और अनसंतृप्त वसा। तो इसकी बात हम कर लेते हैं, इसमें किस किस चीज़ को देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर देखा जाता है पाम ऑयल, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पाम ऑयल, यानी कि नारियल का तेल, ठीक है, और दूसरे नंबर पर डालडा, और तीसरे नंबर पर देसी घी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आता है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, यार तार भी कैसा होता जा रहा है, हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट की, ठीक है, वो सॉरी सैचुरेटेड फैट की। तो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी। अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा क्या होती हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से ही पूरे डिटेल के साथ बता दिया, इनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है। अगर सैचुरेटेड का मतलब आ जाए तो ध्यान रखना उसका सीधा सीधा संबंध क्या होता है, किससे होता है, उसका सीधा सीधा संबंध होता है जमने से। यानी कोई भी चीज़ अपनी जो मूल अवस्था में होगी, जो मौजूदा अवस्था होगी उसमें होगी, या फिर जो प्रारंभिक अवस्था होगी, जो भी होगी, यानी कहने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो जमी हुई अवस्था में होगी। बस ये सैचुरेटेड का मतलब बस इतना है, यानी कि जमी हुई अवस्था, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का मतलब सीधे सीधे यानी जो जमी हुई अवस्था में ना हो, चाहे टेम्परेचर कितना ही क्यों ना हो, वो बात अलग है। अगर तुम माइनस में कर दोगे तो वैसा भी ये भी जम जाएगी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर उससे कंपेयर ना करें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो पाम ऑयल होता है ये भी भाई साहब जमी हुई अवस्था में होता है। और डालडा जो घी होता है जिससे वनस्पति ऑयल कहते हैं, वो किस सिचुएशन में होता है, जमी हुई अवस्था में होता है। और देसी घी जिससे हम आमतौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक होते हैं। जी नहीं भाई साहब, इस चक्कर में मत रहना बिल्कुल भी, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब आप कहोगे यार कि बुजुर्ग लोग होते थे वो तो ये कहते थे कि यार देसी घी इंसान के शरीर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता। तो भाई साहब अच्छा ना होता, वो उसके लिए भी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब आप पता चलेगी किसी हार्ट पेशेंट के लिए ये वाली चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, भाई साहब नुकसान दे जाएगी। हार्ट अटैक वैसे आए ना है, लेकिन ये अगर लगातार देते रहोगे ना ज़रूर आ जाएगी। उसकी आर्टरीज़ के अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा और इसके बारे में ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये जो होता है इससे कम हानिकारक होता है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जमी हुई अवस्था में नहीं होता, बल्कि कैसी द्रवित अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए बाकी इसके बारे में मैं आपके लिए और भी बताऊंगा। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल में यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। कहाँ कराऊंगा, यहाँ पर। जैसे कि इसके अंतर्गत हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ये क्या होता है,
क्या होता है ये अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त वसा होती है। क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या ये इंसान के लिए लाभदायक होती है? जी हाँ भाई साहब, ये लाभदायक होता है। क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये सामान्य टेम्परेचर पर कैसी द्रवित अवस्था में होता है। कैसे होता है? द्रवित अवस्था में। और हम इससे आगे चलें तो फ्लक्सीड ऑयल, किसकी बात करें? फ्लक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड, फ्लक्सीड ऑयल, ठीक है। इससे आगे और चलें हम तो फोर्टिफाइड ऑयल। क्या? ये 40 नहीं होता, ये 40 होता है। 40 फॉइड ऑयल। और क्या होता है? और रिफाइन ऑयल। क्या होता है? रिफाइन ऑयल। और क्या होता है? ऊफा और मूफा। ऊफा और या फिर मूफा, ठीक है। पूफा और मूफा, ये दो चीज़ें होती हैं। अब आप कहोगे ये क्या होता है? और एक चीज़ और होती है, और वो क्या होती है? वो होती है सेफ्लॉवर। फ्लावर, यानी कि ये भी सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, उसके प्रजाति का ही होता है, ठीक है। तो आप कहोगे एक मिनट ये देख लो भाई साहब कि कहीं कट तो ना रहा बोर्ड से ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पाम ऑयल की। तो इसमें क्या होती है? सबसे अधिक संतृप्तता। इसमें क्या होती है? सबसे अधिक संतृप्तता किसमें पाई जाती है? पाम ऑयल में। अब आप कहोगे तो फिर सबसे कम संतृप्तता किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम, तो सबसे कम किसमें पाई जाती है? सरसों के तेल में। किसमें? सरसों के तेल में, ठीक। इसमें क्या पाई जाती है? सबसे कम संतृप्तता पाई जाती है सरसों के तेल में। ध्यान रखना, सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? पाम ऑयल, यानी कि नारियल तेल। सबसे अधिक संतृप्तता की बात करें तो किस में पाई जाती है? नारियल के तेल में, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा नारियल के तेल में पाई जाएगी तो एक बात ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो सबसे कम भी पाई जाती होगी। तो भाई साहब सबसे कम पाई जाती है किसमें? सरसों के तेल में। आपने देखा होगा फिर सरसों का तेल कैसे द्रवित अवस्था में होता है या फिर सॉलिड? तो भाई साहब कोई जमी अवस्था में थोड़ी ना होता, वो होता है द्रवित अवस्था में। तो ये फिर आप ये अनुमान लगाइए कि सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आएगा या अनसैचुरेटेड फैट के, क्योंकि ये कैसे लिक्विड फॉर्म में है ना, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये किसमें? अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है भाई साहब? तो ये बात भी जान लीजिए, ये क्यों होता है हानिकारक? क्योंकि इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है इरूशिक एसिड, ठीक है। इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? इरूशिक अम्ल। इरूशिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सरसों के तेल में, जिसकी वजह से क्या होता है? ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है।
अब मेरे भाई ये तो हो गई बात किसकी, सैचुरेटेड फैट की। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। चलिए इधर बता देता हूँ इसमें। मैंने आप लोगों के लिए बताया कि ये जो सरसों का तेल होता है ये इन लोगों के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोसिक एसिड मिला हुआ होता है, एरोसिक अम्ल मिला हुआ होता है। इसी वजह से ये सरसों का तेल भी इंसान के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, ये किस प्रकार होता है? क्योंकि ये जो एरोसिक अम्ल है ये मतलब ये नहीं है कि टोटली हानि ही पहुंचाता है, लेकिन हानि हाँ काफ़ी हद तक पहुंचाता है, ऐसा मैं नहीं, ये साइंस कहती है। इसकी वजह भी सुन लीजिए। आप कहोगे कि कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी, तो वजह सुन लीजिए। ये जो यूरिक एसिड होता है ये हृदय की स्पंदन दर के लिए बढ़ा देता है। अब आप कहोगे कि हृदय की स्पंदन दर तो सोडियम भी बढ़ा देता है, तो भाई साहब सोडियम भी बढ़ाता है और हृदय की स्पंदन दर के लिए एक ये यूरिक एसिड भी जिम्मेदार होता है। और ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट व्यक्ति है, तो उसके लिए ये चीज़ अगर आप दोगे तो उसके नर्व में क्या होगा, यानी कि जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आ जाएंगे और अचानक उसके लिए हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट तो समझते होगे ना, जो हृदय का अध्ययन करते हैं, मतलब हृदय से संबंधित जो भी डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, यानी कि इसे ऐसे कह सकते हैं, अ पर्सन हु स्पेशली ट्रीटमेंट फॉर हार्ट, दैट वी कॉल अस कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। उस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलिए तो ये तो हुई बात इसकी। बात कर लेते हैं किसकी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ये क्या होता है? ये मेरे भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लाभदायक होती है। ये क्या होता है? ये लाभदायक होता है। ठीक है, इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। किसका? ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अब ध्यान रखना ये मिलता कहाँ है, तो ये ठंडे पानी में पाई जाने वाली एक मछली होती है जिसका नाम है सालमन। यानी कि ये ठंडे पानी में पाई जाने वाली सालमन मछली के तेल में पाया जाता है। क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, इसके अलावा किसी में नहीं पाया जाता जी। पाया जाता है किस में? तो सुन लीजिए, ये पाया जाता है बादाम है, अखरोट है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्या होती है? प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ओमेगा 3 फैटी एसिड की। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? रिफाइन ऑयल की। रिफाइन ऑयल की पहले ये यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ये एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है सालमन मछली। ठीक है, बादाम अखरोट, अखरोट तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, इन चीज़ों में ये पाया जाता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। अब बात कर लेते हैं रिफाइन ऑयल की। ये क्या होते हैं? अगर बात करें हम रिफाइन ऑयल के बारे में, तो ऐसे संतृप्त जो तेल होते हैं, ठीक है, कौन? ऐसे संतृप्त तेल। ये जो रिफाइन ऑयल का सीधा सीधा संबंध है सैचुरेटेड फैट से, यानी कि संतृप्त वसाओं से। कि ऐसे संतृप्त वसाएं जिनकी संतृप्तता को छानकर अलग कर लिया जाता है। ऐसे इधर तक देख लीजिए कि ऐसे संतृप्त वसाएं जिनकी संतृप्तता को छानकर अलग कर लिया जाता है, या फिर जिनकी संतृप्तता को छान लिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? रिफाइन ऑयल कहा जाता है। यानी रिफाइन ऑयल कहाँ से मिल रहा है? सैचुरेटेड फैट से। ठीक है, अब इन्हीं तेलों में, कौन से में? रिफाइन ऑयल में क्या किया जाता है? घुलनशील ABE, सी नहीं, ABE, ये क्या होती है? जनरली तौर पे आप जानते हैं ये होती हैं विटामिन कि ABE को मिला दिया जाता है, तब ये क्या होती हैं? तब ये फोर्टिफाइड ऑयल बन जाता है। मतलब उस जो रिफाइन ऑयल के अंदर घुलनशील जो विटामिन होती हैं, कौन सी विटामिन? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, विटामिन A, B और
ई को मिलाने पर ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है। मैंने एरो भी लगा दिया, फोर्टिफाइड ऑयल। और ठीक है, चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। मैंने जो ये पढ़ाया था कौन सा, रिफाइंड और फोर्टिफाइड ऑयल, ये इनके बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान से समझ लेना। इसके बारे में बताता हूँ कि मतलब ऐसे संतृप्त वनस्पति तेल जिनकी संतृप्तता को छान लिया जाता है, यानी कुछ संतृप्त वनस्पति तेल ऐसे होते हैं जिनकी संतृप्तता को छान कर अलग कर लिया जाता है, या छान लिया जाता है, उन्हें रिफाइंड ऑयल कहते हैं। और उन तेलों में किसमें, इसी रिफाइंड ऑयल के अंदर घुलनशील ABE ये क्या होते हैं, मेनली विटामिन होते हैं, इनको मिला दिया जाता है, तो ये फोर्टिफाइड ऑयल कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए कुछ जो वनस्पति तेल हैं, कुछ वनस्पति तेल ऐसे होते हैं, वनस्पति तेल की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुछ वनस्पति तेल ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित जो गंध होती है, गंध वो खाने लायक नहीं होती, यानी इतनी बदबू आती है मेरे भाई कि सुनकर आपको खाने की तो दूर, साले को दूर फेंक दोगे उससे, कहोगे कि क्या यार लेके आया ये। तो इस चीज़ से बचने के लिए हाँ विज्ञान आगे आ गया, उसने क्या किया कि ऐसे जो वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पति ऑयल के लिए क्या किया जाता है, ऐसी संतृप्त वनस्पति ऑयल के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से गुजारा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से गुजारा जाता है। अब उसमें क्या होता है कि इस क्रिया के दौरान वनस्पति में मतलब इन ऑयलों के लिए गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के पश्चात इनमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है। अब हाइड्रोजन क्या करती है, उससे क्रिया करके उसकी जो गंध होती है उसको ख़त्म कर देती है, और ऐसी वनस्पति क्या होती हैं, पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं। और संतृप्त होने के पश्चात ये क्या करती हैं, घी का रूप ले लेती हैं, और इन्हीं को हम आम भाषा में क्या वनस्पति घी या फिर डालडा घी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी वो वाली। ठीक, तो ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं पूफा और मूफा। पूफा मूफा क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और मूफा का मतलब होता है मोनो। पॉली का मतलब तो जानते होगे ना, और मोनो इसका मतलब भी जानते हो ओके, आई थिंक जानते ही होगे। तो इसका मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये हो गया। और ये सेब फ्लावर, यहाँ पर भाई साहब ये जो हमारा पहला था सिंपल फैट, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अलावा हट करके मैं आप लोगों के लिए और बता देता हूँ कि अगर हम बात करें किसके आधार पर, हम बात करें भाई साहब हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के आधार पर, तो ये जो फैट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ये जो फैट होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं ट्रांस फैट और दूसरा होता है सिस फैट। ठीक है, यानी कि ट्रांस फैट और दूसरा होता है सिस फैट। ठीक है, ये सबसे अधिक क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। ये सबसे अधिक संतृप्त होते हैं। इसीलिए ये कैसे होते हैं, जमी हुई अवस्था में होते हैं। और सिस फैट की बात कर दें तो ये ट्रांस फैट की अपेक्षा कम संतृप्त होते हैं, मतलब संतृप्त ये भी होते हैं, लेकिन ये इसकी अपेक्षा कैसे होते हैं, कम संतृप्त होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कम संतृप्त होते हैं। कौन, सिस फैट। ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये जो फैट में पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए बताया था वो कम्प्लीटली हो चुका है। कौन सा, सिंपल फैट। अभी तो दो फैट बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा तो भाई साहब वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो वीडियो भाई साहब अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार यही मेरी एकमात्र मेहनत होती है जिसके लिए मैं आप लोगों को विनम्र मतलब भावपूर्ण विनम्र निवेदन करता हूँ। और अगर आप ऐसा भी नहीं करोगे तो यार फिर कैसा काम चलेगा यार, मेरे सब्सक्राइबर तो कम से कम बढ़वाई दो हैं। आप तो बिल्कुल देखने के बाद नाम ही ना लेते, ना तो लाइक करते हो और ना ही इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर दम ना लग रही इसमें तो आप
यू कैन क्विट फ्रॉम दिस चैनल, राइट। और बाकी तो आप लोग समझदार हो ही यार, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं रात में 1 बजे के टाइम बना रहा हूँ। अभी नींद भी लग रही है, हो सकता है कुछ बीच में मेरे को दिक्कत भी आई हो इस वीडियो में, ये तो मुझे पता नहीं। फ़िलहाल अब मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और चाहता हूँ आपसे इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।